हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडू हेल्प्स। आज हम समझने वाले हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर द नेशनल मूवमेंट, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन कौन सी एसोसिएशंस बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो कि अगेंस्ट द ब्रिटिश थी और जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में। यानी हम इसको डीपली स्टडी करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने हमारी हेल्प की, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। तो पहले जो कुछ एसोसिएशंस हैं उसको समझते हैं, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सारे एसोसिएशंस बनाए थे जिससे लोगों को ग्रुप किया जा सके अगेंस्ट द ब्रिटिश। उस टाइम पे हम देखें बिटवीन द 1870s एंड 1947, पर यहाँ पे एक स्पेशल टाइम पीरियड देखें तो 1870 से लेके 1890 के बीच में बहुत सारे ऐसे एक्ट लेके आए थे ब्रिटिशर्स जो कि बिल्कुल से इंडियंस को अटैक कर रहे थे। तो सबसे पहला एक्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो है आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट 1878 में ये बोल दिया गया था कि कोई भी इंडियन आर्म को पजेस नहीं कर सकता, वो कोई भी आर्म नहीं रख सकता। ठीक है। दूसरा आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि सेम ईयर 1878 में हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि कोई भी हमें क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, हमारे खिलाफ किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पे आप पब्लिश नहीं कर सकते। बेसिकली यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज अस। फिर आता है इल्बर्ट बिल जो कि आता है 1883 में, जिसको लॉर्ड राइपन लेके आते हैं। इस बिल में बोला जाता है कि कोई भी इंडियन मैजिस्ट्रेट है वो यूरोपियन का ट्रायल कर सकता है। अब बात इंडियंस के लिए तो ठीक है कि कोई भी इंडियन मैजिस्ट्रेट है वो यूरोपियन को भी ट्रायल कर सकता है, उसके केस को देख सकता है, बट ये बात जो है वो यूरोपियंस को पसंद नहीं आती है और इसके लिए इंडिया में और आउट ऑफ द इंडिया ऑल्सो बहुत सारे यूरोपियन लोग जो थे वो इस बिल के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इस बिल से हमें ये पता चलता है कि कैसे इंडियंस को ये पता चला कि जो सुपीरियरिटी है उनमें कितना ज़्यादा रेशियल सुपीरियरिटी वो अपने आप को समझते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा कम समझते थे कि इन्हें इस एक्ट से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि सारे यूरोपियंस एक साथ आ गए थे अगेंस्ट दिस एक्ट। तो ये तीनों एक्ट आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ये दोनों एक्ट, आर्म्स एक्ट 1878 एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो अब हम समझते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC बन चुकी थी 1885 में। इसको बनाने वाले जो थे वो खुद एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, और ये बनी थी बॉम्बे सेशन में, बॉम्बे में 1885 में। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो हिस्से थे, आप इसको समझिएगा। एक तो थे मॉडरेट लीडर्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। एक्सट्रीमिस्ट यानी रेडिकल लीडर्स भी आप जिसे कह सकते हो। मॉडरेट लीडर्स ऐसे थे जो पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट करते थे, स्पीचेस देखते थे और अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाना चाहते थे। और जो रेडिकल्स थे या एक्सट्रीमिस्ट थे वो इस चीज़ को बिल्कुल से ही रिजेक्ट कर देते थे। वह ऐसी कोई भी पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर नहीं करना चाहते थे, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखते थे और सोचते थे कि हम में ही इतनी काबिलियत है कि हम अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं। हमें उनसे विनती करने की या उनसे कोई प्रेयर करने की या ऐसे तरीके से उन्हें ये लगता था एक्सट्रीमिस्ट को कि तरीका नहीं बन सकता आज़ादी के लिए। तो दो हिस्सों में कांग्रेस बट चुकी थी, एक तो थे मॉडरेट लीडर्स और एक थे रेडिकल्स या एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब मॉडरेट लीडर्स थे। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की बात की जाए तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बोला था फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स रहे हैं। अब होता क्या है, जब दोनों के ओपिनियन बहुत अलग अलग है, एक तो अपनी पीसफुल तरीके से पॉलिटिक्स ऑफ प्योर मेड बिलीव करते थे और दूसरी तरीके से ये बोलते थे कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि हम कुछ भी करेंगे पर आज़ादी तो हम लेके ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई और इसका स्प्लिट जो होता है वो होता है 1907 में इन सूरत के एक सेशन में पूरी तरीके से कांग्रेस दो हिस्सों में बट जाती है। अभी तक सिर्फ ओपिनियन अलग अलग थे, वो पूरी तरीके से बटी नहीं थी, बट यहाँ पे 1907 में वो बट जाती है। फिर हम देखते हैं 1916 में वो फिर से रीयूनाइटेड हो जाती है, फिर से एक साथ आ जाती है इन लखनऊ सेशन। तो अब हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन। तो ये 1905 में किया जाता है बाय लॉर्ड कर्जन। तो उस टाइम के वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन और वो चाहते थे कि बंगाल का डिवीज़न होना चाहिए।
वो ऐसा क्यों चाहते थे? बिकॉज जो ब्रिटिश थे उनकी ओवरऑल पॉलिटिक्स ही यही रहती थी कि वो डिवाइड एंड रूल को कर सकें। जितना ज़्यादा डिवीज़न होगा उतना ज़्यादा उनको रूल करने की भी अवसर मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया था। पर इसके बाद ऑल ओवर द इंडिया लोग जो थे वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा एंगर्ड थे, बहुत ही ज़्यादा उनमें गुस्सा था। तो इसके लिए स्वदेशी मूवमेंट जो था वो लॉन्च कर दिया गया था। स्वदेशी मूवमेंट में सब लोग सड़कों पे आके मास प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर आती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते ही 1913 के बाद से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, उसके बाद बहुत सारे इम्पैक्ट इंडिया में भी दिखता है। इंडिया में इम्पैक्ट क्या क्या दिखता है? जो टैक्स होते हैं गवर्नमेंट वो टैक्स बढ़ा देती है लोगों की इनकम पे, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो था इंडिया का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब टैक्स बढ़ते हैं तो सबको दिक्कत होती है क्योंकि सबके इनकम में टैक्स अब लगने लगता है। तो इससे जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा ऑल्टर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे इंक्रीज टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम, ऑल्टर्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया एंड इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1915। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था क्योंकि 1915 को ही गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं। जब वो 46 ईयर्स के थे तब वो इंडिया में वापस आते हैं। साउथ अफ्रीका में आप जानते हो कि उन्होंने बहुत सारा रेसिज्म भी देखा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और क्वालिफाइड थे, तो वो चाहते थे कि अब मुझे इंडिया में आने का समय हो चुका है। तो 1915 में आ चुके थे इंडिया और उन्होंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट किए थे, जैसे चंपारण मूवमेंट था बिहार में इंडिगो प्लांटर्स के लिए, खेदा मूवमेंट था, अहमदाबाद में मूवमेंट था अहमदाबाद मिल्स के वर्कर्स के लिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किए थे और कुछ जगह पे उन्हें उसमें अचीवमेंट भी मिली थी, तो लोग उन्हें जानने लगे थे और लोगों को लगा था कि पीपल्स महात्मा है, यानी यही है जो हमें इस ब्रिटिश से जो है आज़ाद कर सकते हैं। तो एक तरीके से पूरे इंडिया का जो ट्रस्ट था वो महात्मा गांधी ने उस टाइम पे आते ही जीत लिया। तो अब जानते हैं रॉलेट एक्ट को। तो रॉलेट एक्ट एक बहुत ही ख़राब एक्ट था जो कि ब्रिटिश लेके आए थे और इसमें ये बात बोली गई थी कि आप किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी रीज़न। तो किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो और आपको कोई भी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। ये आया था 1919 में। अब होता क्या है कि जैसे ही ये चीज़ें जो है ऐसे लॉज आते रहते हैं, ऐसे एक्ट आते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो इंडियंस है उसमें गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है और इतने ख़राब एक्ट की वजह से लोग जो होते हैं वो जलियांवाला बाग में आके प्रोटेस्ट करते हैं। इस प्रोटेस्ट में बहुत लोग जाते हैं और प्रोटेस्ट में जाने के बाद जनरल डायर जो थे वो उन पर गोलियाँ चला देते हैं और इसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है जलियांवाला बाग। और इसी को हम जलियांवाला मैसेकर कहते हैं। मैसेकर यानी नंबर ऑफ़ किलिंग्स होती हैं, बहुत मास ऑफ किलिंग्स को हम बोल सकते हैं कि वो मैसेकर है। ये हुआ था 13 अप्रैल को 1919 में जब बैसाखी थी और ये हुआ था अमृतसर में। तो इसमें हज़ार लोगों की मौत हो जाती है जब जनरल डायर गोली चलवा देते हैं। इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़े लीडर लाला लाजपत राय की भी मौत हो जाती है, वो भी शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट आपको समझना है और जलियांवाला बाग मैसेकर क्या हुआ था और आज भी इसे ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं। खिलाफत मूवमेंट भी आया था 1919 में। अब इसमें बात क्या थी कि जो भी इंडियन मुस्लिम्स थे वो यूनाइट हो चुके थे और यूनाइट इसलिए हुए थे क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने टर्की पे कुछ हार्श ट्रीटी लगा दी थी और ये बात इंडियन मुस्लिम्स को पसंद नहीं आए थे। तो दो भाई जो थे अली ब्रदर्स, एक तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों भाइयों ने खिलाफत मूवमेंट की स्टार्ट की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर व्हाट? फॉर द हार्श ट्रीटी अगेंस्ट टर्की। तो टर्की में जो भी हार्श ट्रीटी लगी थी उसके खिलाफ इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। बेसिकली इंडियन मुस्लिम्स ने ऑर्गेनाइज़ किया था। फिर आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो ईयर था वो ध्यान रखना है 1921 से लेके 1922 तक ये हुआ था। और इसमें अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ख़त्म क्यों हुआ इस मूवमेंट के बाद में डिस्कस करते। पहले इस मूवमेंट में क्या क्या किया गया। बहुत सारे लॉयर्स ने अपनी जो प्रैक्टिस थी वो छोड़ दी। ठीक है, फॉरेन गुड्स को जलाया जाता था, उनका बिल्कुल बॉयकॉट किया जाता था। ठीक है, और स्कूल के बच्चे हो, वुमेन हो, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो कि बड़े बड़े लॉयर्स ने भी प्रैक्टिस छोड़ी थी। बहुत सारे लोग अपनी शॉप्स बंद कर दी थी और फॉरेन गुड्स को जलाया जाता था, उसको बॉयकॉट किया जाता था। जैसे मोतीलाल नेहरू भी वन ऑफ द लॉयर रहे थे उस टाइम पे।
फिर होता है चौरी चौरा इंसिडेंट। इस चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कोई भी वायलेंस नहीं था, बिकॉज जो इसके एडवोकेट है गांधी जी खुद एक फॉलो रहे हैं नॉन वायलेंस के, तो वो नॉन वायलेंस को ही सपोर्ट करते थे, वायलेंस को कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। पर एक्चुअली होता क्या है, चौरी चौरा में 1922 में लाठी चार्ज की वजह से जो ब्रिटिश होते हैं वो लाठी चार्ज करते हैं वहाँ के गाँव के लोगों में। तो वहाँ गांव के लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, और पुलिस स्टेशन में आग लगाने की वजह से 22 पुलिसमैन जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो वायलेंस होता है वो हो जाता है, और वायलेंस जो नहीं चाहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो बेसिकली हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट में। और बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, वहीं पे बंद करना पड़ा। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था 1930 में। कब आया है? 1930 में। इसमें होता क्या है, तो बेसिकली जो ब्रिटिश थे उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगा रखा था, सॉल्ट यानी नमक पे टैक्स लगा रखा था, और वो बोलते थे कि नमक को हम ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और हम ही इसका एक्सपोर्ट करेंगे और इस पे टैक्स अलग से लेंगे। अब सॉल्ट क्या है? एक बेसिक नेसेसिटी है फॉर रिच एज वेल एज पुअर, दोनों को ही सॉल्ट की ज़रूरत है। तो सॉल्ट जैसी बेसिक कम्युनिटी में भी टैक्स लिया जाता था उस टाइम पे बाय द ब्रिटिशर। तो इसी के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डांडी मार्च निकाला था गांधी जी ने। और इस डांडी मार्च में, वो डांडी एक गांव है गुजरात में, डांडी से लेके साबरमती तक वो चले थे, और उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लिया था और सॉल्ट को बॉइलिंग वाटर में डाल के उन्होंने सॉल्ट बना दिया था। तो इसकी वजह से उन्होंने जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ दिया था। और सॉल्ट इन्होंने क्यों चुना था हमें पता ही है, क्योंकि सॉल्ट बेसिक यूनिट था, बेसिक कम्युनिटी था, और हमारे बेसिक नेसेसिटी हो सकता है। और आप ये भी बोल सकते हो कि रिच और पुअर जो भी क्लासेस हैं उन सबको ऑर्गेनाइज़ करा था। इसी की वजह से जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है तो हम ये देखते हैं कि सब लोग गांधी जी के साथ होते हैं, चाहे वो पीजेंट्स हों, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो वुमेन हो, सब लोग गांधी जी के सपोर्ट में आते हैं। तो सॉल्ट लॉ जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और इनमें साथ साथ महात्मा गांधी के साथ थी सरोजनी नायडू जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस भी रही हैं। तो अब हम समझते एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट जो हमारी हिस्ट्री में रहा है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमने देखा कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो आता है 1935 में। अब इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी जितना भी आप समझ सकते हो, आपको एक स्टेट की ऑटोनॉमी है बस, लाइक सेंट्रल में जो है वो ब्रिटिश ही रहेंगे, बट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपको मिल जाएगी, इंडियंस को मिल जाएंगी, वो अपने विद इन द प्रोविंसेस या विद इन द स्टेट रूल कर सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ ये बोली गई थी। दूसरी चीज़ बोली गई जनरल इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेशन इन 1937, यानी अब जनरल इलेक्शंस भी आप करवा सकते विद इन योर प्रोविंसेस। और यहाँ पे 1937 में इलेक्शंस होते भी हैं। इलेक्शन होने के बाद ये देखा गया कि 11 प्रोविंसेस में 7 में से कांग्रेस जीत जाती है और वो रूल करना स्टार्ट कर देती है। 2 साल के रूल के बाद सितंबर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाते हैं। सितंबर 1939 में, यानी 1937 में कांग्रेस जीती, 2 साल बाद रूल करने के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कांग्रेस बोलती है कि ठीक है ब्रिटिश को कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट उसके बदले आपको हमें देना होगा इंडिपेंडेंस, जिसको ब्रिटिश जो होती है वो रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इन मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? 1942 में। और इसमें सब लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, सब लोग सड़कों पे आ जाते हैं और अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स अपनी अपनी प्रोटेस्ट स्लोगन्स जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते थे वो करते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे लीडर्स को, बहुत बड़े बड़े लीडर्स को, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी से लेके बहुत बड़े बड़े लीडर्स को जेल हो जाती है। बट ये जो मूवमेंट है वो स्टॉप नहीं होता, जो आंदोलन है वो फैलता ही जाता है, और ये पूरे इंडिया में हमें मूवमेंट दिखता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें 90,000 लोगों को जेल होती है, 1000 लोगों की इसमें मौत भी हो जाती है। अब हम समझते हैं मुस्लिम लीग एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो मुस्लिम लीग जो थी वो बनी थी 1906 ढाका में,
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी, कब बनी थी, ये चीज़ 1906 ढाका में वो बनी थी। ढाका आज टाइम पे बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की कुछ डिमांड्स थी। वो चाहते थे, उन्होंने पहली चीज़ तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के फेवर में बात की थी। वो सपोर्ट में बात करते थे कि बंगाल का पार्टीशन होना चाहिए, और उन्होंने बोला था कि सेपरेट इलेक्ट्रोट मिलना चाहिए मुस्लिम्स को, यानी एक मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए और वोटिंग करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। कुछ हमें रिजर्व्ड सीट्स मिलनी चाहिए लेजिस्लेचर्स में, यानी मुस्लिम्स के लिए एक रिजर्व सीट लेजिस्लेचर्स में भी होनी चाहिए। ये कुछ डिमांड थी मुस्लिम लीग की। ये डिमांड आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि वो बोलते हैं, जब कांग्रेस प्रोविंसेस में जीत जाती है 7 प्रोविंसेस में, तो 1937 में मुस्लिम लीग कांग्रेस को बोलती है कि ठीक है, आप हमारे साथ सरकार बनाइए, आप हमारे साथ यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी आज के उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहते थे, बट कांग्रेस ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग जो थी वो और भी ज़्यादा नॉय हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि 1940 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 1940 में मुस्लिम लीग बोल देती है कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए फॉर मुस्लिम्स। हम ये हिंदू मेजॉरिटी ऑफ कंट्री में नहीं रहने वाले, हमें अलग इंडिपेंडेंट स्टेट दो जिसमें मुस्लिम्स रह सकें। अगर हम यहाँ पे रहेंगे इंडिया में तो हम सेकेंड हैंड बन के रह जाएंगे। हमें नॉर्थन, वेस्टर्न या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में अपना एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट हमें चाहिए, ऐसा मुस्लिम लीग बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में जो ब्रिटिश होती है वो अपनी 3 मेंबर कमेटी भेजती है, जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस बात करते हैं कि पार्टीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली कैबिनेट मिशन में ये देखा जाता है कि वो रिलीजन के बेसिस में वो चाहते थे कि जो इंडिया है उसमें रिलीजन के बेसिस में ही लोग रहें, अलग अलग रिलीजन के लिए बांट सकते हैं, बट कांग्रेस ने इस चीज़ को नहीं माना। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने बोला कि हमें अलग अलग इसी प्रोविंसेस में अलग रीजन रहना नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो इस प्रकार से 1946 में मार्च में ये कैबिनेट मिशन भी फेल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, और उसमें ये बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे दंगे होते हैं कलकत्ता में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है इन दंगों में। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने बुलाया था क्योंकि वो चाहते थे, वो अपनी ज़िद पे आ गए थे कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट लेके ही रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पार्टीशन हो जाता है जब हमारा इंडिपेंडेंस होता है। माउंट बेटन प्लान आता है एक, उसके बाद पार्टीशन को मान लिया जाता है। तो ये बहुत सारे पार्टीशन, बहुत सारा ब्लड शेड होता है, बहुत लोगों की मौत होती है, बहुत दंगे होते हैं, लोगों के जो परिवार है वो उनसे जुदा हो जाते हैं। तो पार्टीशन एक ब्लैक स्पॉट है, एक डिस्ग्रेस है हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में कि कैसे पार्टीशन हुआ और कितने लोगों की इसमें जान चली जाती है। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान बनता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिव अ थम्स अप and like this video and subscribe my channel. Thank you.